खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या 6.25 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस महामारी के बीच हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन देश में ये हालात पैदा हुए कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है और समय रहते लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो पाई। इस विषय पर डॉक्टर सीएम भगत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने उन तमाम फैक्टर्स का जिक्र किया है जो देश की इस हालत के जिम्मेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को क्रॉस कर चुका है। 17,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लॉकडाउन भी लगाया गया, अवेयरनेस भी फैलाई गई, हमने भारतीय संस्कृति, नमस्ते वाली संस्कृति भी अपनाई। उसके बाद भी ये हालात क्यों पैदा हो गए, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ भगत हॉस्पिटल से डॉक्टर सीएम भगत मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और उसमें वो तमाम रीज़न्स लिखे हैं कि क्यों आज हमारे देश में ये हालात पैदा हो गए हैं कि हर रोज़ 20,000 के करीब कोरोना के केसेस आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम पर स्थिति और ख़राब हो सकती है। सर, क्या कहेंगे? आज आपने पोस्ट भी डाली है और जो है इसमें तमाम रीज़न आपने मेंशन किए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बड़ा नाजुक सा वायरस था। थोड़ी सी धूप लगती है मर जाता है, थोड़ी सी गर्मी लगती है मर जाता है, थोड़ा सा साबुन लगा देते हैं मर जाता है, थोड़ी सी स्पिरिट लग जाती है तो मर जाता है वो। उसके बावजूद पूरी दुनिया में इतना भयंकर ये इसका फैलाव हुआ। कारण है इसकी विरुलेंस, और ना तो इसके पैर हैं, ना पर हैं, ना हाथ हैं, तो फिर ये आदमी से आदमी के पास कैसे जाता है, और गया तो उसको रोका क्यों नहीं गया, ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो थे, जो मेरी समझ में आए, जो मैंने देखे, बड़ी क्लोजली वॉच किए मैंने कि कहाँ पे बेवकूफ़ियाँ होती हैं, और किसी से भी हुई हैं, कईयों से हुई हैं। कईयों ने अपनी पोजीशन का ठीक से यूज़ नहीं किया, कईयों ने अथॉरिटीज़ को यूज़ नहीं किया अपना, कईयों ने सावधानियाँ नहीं ली, कईयों ने दिखावा किया, और कईयों ने वही सिस्टम बनाया कि जब कोई नहीं देख रहा तो करने की ज़रूरत क्या है। तो ये सब मिल मिला के एक ऐसी स्टेज पहुंच गई जो फिगर्स आप कह रहे हैं अभी लाखों में, और इतने हमारे देश में अगर इतने लोग मर रहे हैं। देखिए, खाली इन्फेक्शन होना है एक बात थी, लोग मर रहे हैं और इतनी संख्या में मर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। अब एक आदमी को जिम्मेदार तो नहीं कह सकता मैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से वार्निंग दे दी थी और लॉकडाउन भी इम्पोज किया था। जैसे ही इस खतरे का आभास हुआ, जैसे ही WHO ने वार्निंग दी थी, बाकी देश एक्ट करते उससे पहले हिंदुस्तान ने एक्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद ये फैल गया। और बड़ी दुख की बात है कि एक पूरा जो चलता हुआ सिस्टम था, आगे बढ़ता हुआ देश था, इकोनॉमी वाइज भी और अदरवाइज भी, वो उसको एक ब्रेक लग गई है। पूरा सिस्टम डिसलोकेट हो गया है। मजदूरों को घर जाना पड़ा, कई सर्कमस्टांसेस थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सब ने सफ़र किया है। कुछ लोगों ने ठीक है अपना इनोवेशन से पैसा कमाया है, पर मैं ये कहूँगा कि 99% लोगों ने सफ़र किया है इसकी वजह से। सर, जिस तरह से मोदी ने फर्स्ट लॉकडाउन में कहा था कि 21 दिन हैं हमारे पास, ये संभल गए तो ठीक, वरना देश 21 साल पीछे चला जाएगा। जो आपने पोस्ट डाली है उसमें जिला प्रशासन पर भी आपने जो है सवाल खड़े किए हैं, उनकी तरफ से क्या कमी रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिला प्रशासन को एक नोडल पॉइंट बनाया गया था, एरिया बनाया गया था इस एक्ट में, कि वहीं पे एक्टिविटीज़ केंद्रित होगी। उन लोगों को जो भी ट्रेनिंग दी गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कमियाँ बहुत रहीं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उत्साहित थे, जैसे इधर राजस्थान में था तो उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, केरल में भी बड़ा अच्छा कंट्रोल हुआ, लेकिन कुछ एरियाज़ में जहाँ पे सिफारशी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, या जिनको समझ नहीं थी, या इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, उन्होंने को जो पावर्स दी गई, देखिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई थी उनको, किसी को भी रोक लो, किसी को भी डिटेन करो, किसी एरिया को कंटेनमेंट कर दो। इन पावर्स को उन्होंने यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ किया। मेरे पास ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं कि
बैठे बैठे इन लोगों ने बिना किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए ऑर्डर्स दे दिए, लोगों को अननेसली घरों में बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर पैदा हो गया, लोग उसको छिपाने लग गए, रेजिस्ट करने लग गए। भाई देखिए, किसी को इन्फेक्शन हुआ, 1 हफ्ता हो गया है, ठीक भी हो रहा है वो, उसका आपने टेस्ट किया 8 दिन बाद, उसकी रिपोर्ट आपने ली 3 दिन बाद, हो गए 11 दिन। 11 दिन के बाद अगर उसका इन्फेक्टिव पीरियड ही 10 दिन है या 7 दिन है, तो या 15 दिन भी मान लीजिए, तो आपने उसके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया कि वो 15 दिन तक, अब इसके बाद फिर घर से नहीं निकलेगा। समाज में भी एक उसका बैरियर बन गया, और वो खुद इस बात से परेशान था कि मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, या पर मेरे को 15 दिन घर में अंदर बंद कर दिया। और वो बंद करने से कईयों के घर में जगह भी नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। बाहर आके पुलिस वाले 2 आते थे क्योंकि डीएम ने ऑर्डर किया, और वो पोस्टर चिपका के चले जाते थे। अब उससे क्या हुआ कि सोसाइटी में एक अजीब सी खलबली मच गई, और मैं यही कहूँगा कि इन लोगों ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। शुरू में ठीक है गलती हुई, बट वक्त के साथ इम्प्रूव हो जाना चाहिए। ये गलती अभी भी चल रही है। तो आपको लगता है कि सर अगर शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं वो अगर ध्यान में रखी जाती तो ये हालात ना बनते जो आज बने हुए? मैं तो यही सोचता हूँ कि ये हालात नहीं होने थे, और हमें इस बुरी स्थिति में नहीं पहुँचना था, जहाँ की पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी हिल गई है, कईयों की मौत हो गई है, पूरा सिस्टम हिल गया है। बच्चे घर में बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी पीछे चली जाएगी, ऑब्वियसली तो उस लेवल पे नहीं होगी, इंटरेक्शन बच्चों का नहीं होगा, एक सोशल डेवलपमेंट था वो भी नहीं होगा, प्रोडक्शन कम होगी है। बट जैसे आज के पेपर में आया कि कहीं कहीं हमारे जो इंडिसेस हैं वो थोड़े इम्प्रूव कर रहे हैं, इनोवेटिव है, हम लोग हरकतें भी अच्छी कर लेते हैं, लोग अपनी नई नई चीज़ें बना रहे हैं। एक स्टेज थी जब पीपीई की शॉर्टेज थी, अब पीपीई स्टेज पे चली गई कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। सर हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में एक सवाल है, महामारी तो बुरी तरह फैल गई है, भारत जो है 4थे नंबर पर आ गया है, इसका कुछ डेडलाइन है, कुछ इसकी ऐसी डेट है जो माना जाए कि हाँ तब तक कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, बड़े अच्छे आर्टिकल्स आए हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिखे हुए हैं। मैं ना तो पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस का भी डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होना चाहिए था, एक्सेप्ट कि उनमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए थी। ब्यूरोक्रेसी का भी रोल इसमें नहीं होना चाहिए था, इसमें रोल था डॉक्टर्स का, और वो डॉक्टर्स जो कि इस सिस्टम को समझते हैं, एपिडेमियोलॉजी को समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा कि शुरू में रोज़ शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार उन लोगों से कराई है, ICMR के डॉक्टर से ये वो, और जो कुछ उन्होंने बताया कुछ गलत नहीं बताया है, ज़्यादातर 99% उन्होंने सही बताया और सब कुछ बताते रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे हमारे ओवर एंथुजियास्टिक ब्यूरोक्रेट्स, ओवर एंथुजियास्टिक पॉलिटिशियन, पीछे भी आपने दिल्ली में देखा, लाखों की फिगर बता दी, पैनिक क्रिएट कर दिया था कि इतने तो बेड कहाँ से आएंगे। चलो जी, वो तो राधा स्वामी वालों ने 10,000 बेड का ऑफ़र कर दिया, थोड़ी सी शांति होगी, नहीं तो ऐसे। तो ये जो डिसीजंस थे ये इन लोगों को नहीं लेने चाहिए थे, बिकॉज दे आर डोंट नो। मैं भी देखिए यहाँ पे अपनी सीट पे बैठा हूँ तो मैं सारे फैसले खुद नहीं लेता हूँ, जो जिसका है मैं उससे पूछ के करता हूँ। तो ये भी एक मिस्टेक हुई है कि जिन लोगों को फैसले नहीं लेने चाहिए थे वो लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बोल रहे हैं, अब मुझे तो अजीब सा लगा कि एक पॉलिटिशियन हमें समझा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। चलो जी, सुन लिया आपने भी। सर दिल्ली में तो आंकड़े जो हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले जहां 3,500 4,000 केस आते थे, अब 2,000 2,200 केसेस आ रहे हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं, क्योंकि केंद्र ने भी इन्वॉल्व हुआ है दिल्ली की उसमें? देखिए, ये श्रेय तो एक प्रॉपर, देखिए इससे पहले एक स्ट्रेटजी क्या चल रही थी, छिपाओ, फिगर्स को कम दिखाओ, कहीं हम चेन्नई से आगे ना निकल जाएं, कहीं हम मुंबई से आगे ना निकल जाएं। ये कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, ये कंपटीशंस चल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा बीमारी थी जिसमें हमें फिगर्स चाहिए थी, प्रॉपर फिगर्स चाहिए थी। कौन से एरिया में था कंटेनमेंट जोन, पहले हम गिनते थे दिल्ली में 100 कंटेनमेंट जोन है, आज ये कम होकर 80 हो गई, हम लोग खुश थे। आज की डेट में 400 क्यों हो गई? कहीं ना कहीं सर्विलेंस की गई, वो एरिया को बांधा गया और वहाँ से लोगों का मूव करना बंद किया गया। बीमारी अभी भी है, अभी भी लापरवाही जरा सी भी किसी ने की ना तो 4 आदमियों को और इन्फेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो खतरा टला नहीं है अभी। देखिए हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अब जो फिगर्स आ रही हैं वो रियलिस्टिक फिगर्स हैं।
अभी भी आप 2 दिन की फिगर्स पे मत जाइए, आगे देखना है। हाँ पूरा हफ्ता 10 दिन का ट्रेंड देखिए कि क्या चल रहा है। 10 दिन बाद अगर यही ट्रेंड चलता है कि नीचे आ रहा है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा जैसे सिंगापुर में दोबारा हो गया था, चीन में दोबारा हो गया, ठीक है ना, तो ये दोबारा भी कहीं ना कहीं सिर उठा सकता है, क्योंकि वायरस का टोटल करैक्टर अभी तक भी मैं कहूँगा कि ठीक है काफ़ी समझ में आ रहा है, लेकिन कई चीज़ें अभी भी नहीं आ रही कि सडनली दोबारा क्यों हो जाता है। अब उसमें ये है कि कोई अपने गीले कपड़ों में या गीले उसमें या मांस में या कहीं से ला रहा है और उसको कर रहा है। डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एक बहुत ही छोटा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर CM भगत मेरे साथ हैं, चर्चा कर रहे हैं जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उस पर। सर, एक सवाल हर कोई जानना चाहता है, मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा है, दवाई कोरोना की कोई बनी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कुछ दवाइयाँ उन्हें जो है दी जा रही हैं? देखिए दवाई दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में। पहले क्या है कि एक तो इनको आइसोलेट किया गया है, बाकी हॉस्पिटल से इनको अलग एक एरिया दिया गया है और वहाँ पे स्टाफ भी अलग से दिया गया है। सारा स्टाफ यहाँ पे जाने को तैयार नहीं है, इनको कोई ना कोई स्पेशल स्टाफ दिया जाता है जो ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं और तनख्वाहें भी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और मांगना उनको वाजिब भी है। ये तो खतरा उठा रहे हैं और उसके बाद हफ्ता 10 दिन काम करने के बाद 10 दिन छुट्टी भी लेते हैं, वो भी उनकी सैलरी एडजस्ट होती है। यहाँ पे इनको दवाइयाँ दी जाती हैं, मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं अपने आप ही, अपने आप मीन्स की एक कोर्स में 5-7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं और नेगेटिव आ जाते हैं। उनके टेस्ट भी होते हैं, लगातार ब्लड के टेस्ट होते हैं, लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स की रेशो देखी जाती है और आइसोलेशन भी हो जाता है उनके घर के लोगों से। नहीं तो घर के बीच में रहेंगे तो ये भी हुआ है कि एक घर में 8-8, 10-10 लोग इन्फेक्ट हुए। बिहार की घटना भी आपने देखी है कि बारात में 100 लोगों को लपेट लिया उसने, बताइए, वो खुद भी शहीद हो गया है कोरोना का। तो ये आइसोलेशन भी ज़रूरी होता है और फिर इनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, इनको एंटीवायरल एजेंट्स दिए जाते हैं और साथ में इनको इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दिए जाते हैं ताकि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें, जितना रेजिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो फैक्ट है कि एंटीवायरल एजेंट्स कुछ जो हैं वो असर उनका है, लेकिन आदमी के अपने अंदर शरीर में कितनी शक्ति है वायरस से लड़ने की, वो इफ़ेक्ट करता है। और जो लोग इन्फेक्शन होने के बाद एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम में आए हैं कहीं। तो आदमी को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ही थोड़ा सा सिम्टम्स लगें, कुछ लगें, अपनी जाँच कराए और देख लें उसको। जी, एक चीज़ जो हर कोई जानना चाहता होगा, जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसके घर में सेपरेट टॉयलेट है, सेपरेट रूम है, सेपरेट है, तो क्या जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है वो घर पर पॉसिबल है? देखिए प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, घर में पॉसिबल है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके ना, और मॉनिटरिंग करें अपना, और संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। और लोग गवर्नमेंट रिकमेंड ही करती है, ICMR भी रिकमेंड करता है। जी सर, एक और मेरा सवाल है, आप बार बार ये अवेयरनेस फैलाते रहे हैं कि ग्लव्स ना पहने और जो है इसका गलत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बाद लोग जो है कुछ ग्लव्स पहनते हैं और अपने मास्क को छूते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इस पर मैं चाहूँगा एक बार और एक नोटिस लोगों को आप दे दें। हाँ देखिए, मेरे लिए एक विचित्र सा इशू रहा है कि मेरे लगभग 1.5 महीना हो गया मैं इस बात पे चिल्ला रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए, और ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोग PPE करके उसको यूज़ करते हैं, किसी और को यूज़ करते देखते हैं तो खुद भी करने लग जाते हैं। केमिस्ट भी बेच देता है उनको, उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, उसका माल बिक रहा है। अब इसके एक नुकसान तो ये है कि आदमी जब ग्लव्स डालता है तो हाथ को वॉश नहीं करता है, वो सोचता है मैं तो बच गया। तो ये ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, कमीना कह लो देसी भाषा में। अपनी तो चिंता है, बाकी जहाँ की चिंता नहीं है कि बीमारी फैला रहा है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जब वो बीमारी फैलाएगा तो खुद भी बच नहीं पाएगा।
क्योंकि और फैलाता कैसे कि आपने ग्लव्स एक जगह छुए, फिर दूसरी जगह छुए, तीसरी जगह छुए, चौथी जगह। जब आप ग्लव्स नहीं डालते तो आप अपने हाथ कहीं भी टच नहीं करोगे, यू आर कॉन्शियस अबाउट इट। ग्लव्स डालते ही खोपड़ी में ना एक आ जाता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, तो ये बड़ा डेंजरस है। दूसरा एक इसका और छोटा सा इफेक्ट साइड में हुआ है जिसको सब भुगत रहे हैं कि जब दिल्ली की 5 से 10% पॉपुलेशन ने ग्लव्स डालने शुरू कर दिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने लिए, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी। 10% पॉपुलेशन बहुत होती है, 5% आप 2% भी ले लीजिए तो बहुत पॉपुलेशन, एक सडनली एक डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो मार्केट शॉर्ट सप्लाई में चली गई। शॉर्ट सप्लाई की तो रेट कई गुना हो गए। जो डब्बे हम ग्लव्स के 150 रुपये में लेते थे होलसेल में, जो अपना स्टॉक में हम लेते थे हॉस्पिटल में, वैसे रिटेल में ये महंगे थे, वो डब्बे हमें अब 500 रुपये का मिल रहा है। जब हमें 500 का मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मरीज की जेब पे भी उसका असर आएगा। बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। अभी इन्होंने बताया कि जो हालात देश में बने हुए हैं उनकी मेन वजह क्या है और कैसे कंट्रोल में हो सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रियांशु के साथ परवीन, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।